नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे केनेसियन थ्योरी के ऊपर। और केनेसियन थ्योरी को जानने से पहले थोड़ी बहुत क्लासिकल थ्योरी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो क्लासिकल थ्योरी में क्या कहा गया था उसको देख लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद केनेसियन थ्योरी की बात आएगी। केनेसियन थ्योरी में क्या कही गई थी, क्या है इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव डिमांड क्या है, तो ये सब चीज देखेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में जो है वो ग्राफिकल मेथड जो है, ग्राफ का कॉन्सेप्ट, इफेक्टिव डिमांड किसको कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, इनवॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, उसको ग्राफ के माध्यम से हम समझा दिए अच्छे से लिख करके। तो आप उसको वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा तो केनेसियन थ्योरी जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के जो आपके इकोनॉमिक सब्सिडरी में जो क्वेश्चंस आएंगे 10 नंबर के लिए, तो उसको आप बखूबी वहां पर बना सकेंगे और कोई आपको हिला नहीं सकता है। तो सबसे पहले हम क्लासिकल थ्योरी की बात करेंगे, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी की थोड़ी बहुत समझ रहेगी तो ही आप केनेसियन थ्योरी को और केनेसियन थ्योरी के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। क्योंकि जैसा कि यहाँ पर एक सेज लॉ है जो कि क्लासिकल थ्योरी एक्सेप्ट करती है कि सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड। तो मुरब्बा वाला एग्जांपल हम दिए हैं वीडियो के लास्ट में, जो ग्राफ वाला मेथड है। तो इस क्लासिकल थ्योरी में कहा गया कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, मतलब आप प्रोडक्शन करते रहिए आंख मूंद करके, और जनता जो है वो बैठी हुई है पैसा लेकर के आपका सामान लेने के लिए। तो ये बिल्कुल ये सठियाया हुआ ही बात था क्लासिकल थ्योरी में। लेस फेयर क्या कहता है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कोई जरूरी नहीं है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्यों नहीं जरूरी है, इंटरवेंशन कहते हैं मतलब हस्ताक्षेप जो है वो जरूरी नहीं है मार्केट में। अब देखिए गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी मार्केट में पेसिमिज्म आता है, मतलब निराशावाद, इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है किसी भी सेक्टर में, तब गवर्नमेंट को ही खड़ा होना पड़ता है। क्योंकि यदि उनको पूरी मंदी से अपने देश को बचाना है तो सरकार को बहुत आवश्यक है कि उनको खड़ा होना पड़ेगा एज ए इन्वेस्टर, और बैंक के थ्रू वो लोन दिलवाएगी कुछ लो इंटरेस्ट पर, ताकि देश में मंदी की स्थिति ना आए। और ये पेसिमिज्म जो है वो कई साहब ने बताया नहीं कि पेसिमिज्म किस कारण से आता है। तो उन्होंने बहुत सारे बोला कि बहुत सारा लॉजिक है इसके बीच में, कि या तो इन्वेस्टर है उनको डर लगे कि हो सकता है कि मेरा पैसा डूब जाए। फिर लॉन्ग रन की बात कही गई क्लासिकल थ्योरी में। इसके द्वारा कहा गया क्लासिकल थ्योरी में कि लॉन्ग रन में चीजें को रखिए, मतलब लंबी समय के लिए मार्केट को रखना आवश्यक है। क्योंकि शॉर्ट रन में क्या होता है, फ्लक्चुएशन क्रिएट होता है। मतलब कभी डिमांड और सप्लाई में फ्लक्चुएशन आ जाएगा, मतलब कभी डिमांड बढ़ जाएगा सप्लाई घट जाएगा। शॉर्ट टर्म में कहा गया क्लासिकल थ्योरी के आधार पर, सप्लाई कभी बढ़ जाएगा डिमांड घट जाएगा। फिर इक्विलिब्रियम की स्थिति जो है वो लॉन्ग रन में ही पॉसिबल है, क्योंकि कभी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा सेविंग घट जाएगा, या सेविंग बढ़ जाएगा इन्वेस्टमेंट घट जाएगा। फिर सेल लॉ के बारे में तो बता ही कि सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, तो ये बिल्कुल ही नकारात्मक बात थी। उसके बाद इसके द्वारा कहा गया कि वेजेस प्राइस और इंटरेस्ट जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, इसमें घट बढ़ करते रहिए, इसमें घटाव बढ़ाव हो सकता है। तो इसमें कहा गया कि डिफरेंस इन सप्लाई डिमांड और लेबर सप्लाई एंड इन्वेस्ट सेविंग। तो कहा गया कि वेजेस प्राइस और इंटरेस्ट और इंटरेस्ट में फ्लेक्सिबल आ सकता है, जैसे कि आपके सप्लाई और डिमांड में जो है वो डिफरेंस आ सकता है, इन्वेस्ट और सेविंग में डिफरेंस आ सकता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि वेजेस घटा दीजिए, एम्प्लॉयमेंट खुद ही बढ़ जाएगा। कोच कहता है ये सठियाई बुद्धि कि घटा दीजिए, मतलब दिहाड़ी जो है मजदूरों का, मतलब उसका जो एम्प्लॉयमेंट के लिए आप जो उसको देते हैं ड्यूज, सैलरी जो देते हैं उसको घटा दीजिए, अपने एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। मतलब मान लीजिए कि आपके पास 300 रुपया है, आप घटा दिए 100 रुपया कर दिए, अभी 300 में आप एक लेबर कर रहे हैं। तो उसके बाद आप क्या कीजिए कि आप 100 में लेबर को रखना शुरू कर दीजिए, तो 3 लेबर रख लीजिएगा। तो क्या इट इज पॉसिबल? कभी नहीं पॉसिबल है। तो इनके बातों को तब नकारा गया जब 1900, पहले तो मान ही रहे थे सबको इनकी बातों को, क्लासिकल थ्योरी वाली बातों को। लेकिन 1930 में जब ये ग्रेट डिफ्लेशन आया था, इन्फ्लेशन जो आया था, डेफिसिट कहते हैं या इन्फ्लेशन कहते हैं, जब एक ग्रेट इन्फ्लेशन आया था पूरे वैश्विक बाजार में, इवन कि अमेरिका उससे परेशान हो गया था। 2008 का रिसेशन आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जब यहाँ पर मंदी आई थी, तो उसमें सिर्फ 1-2% की ही जीडीपी जो है पूरे वर्ल्ड वाइड, उसमें घटाव मतलब डिक्रीजनेस देखने को मिली थी। लेकिन जब ये 1930 वाला था तो इसमें जानते हैं 15% जो है वर्ल्ड वाइड जीडीपी जो है, वैश्विक स्तर की जो सकल घरेलू उत्पाद है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें 15% की कमी आई थी। इंटरनेशनल ट्रेड में मंदी 50% आ गई थी।
इसके बाद से ही इस क्लासिकल थ्योरी को मानना बंद कर दिया गया। उसके बाद काइंस साहब के पास जाया गया लोगों के द्वारा कि काइंस गुरुजी अब आप ही कुछ मदद कीजिए, माय लॉर्ड आप कुछ मदद कीजिए, भगवान खुदा मेरी मदद कीजिए काइंस को। तो इनके द्वारा एक थ्योरी दी गई, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। जनरल मतलब सामान्य, थ्योरी मतलब सिद्धांत कह सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, इंटरेस्ट मतलब ब्याज और मनी मतलब तो पैसा, सबको पता है। तो इनके द्वारा वहां जो क्लासिकल थ्योरी में कही गई थी कि लॉन्ग रन की बात, मतलब बिजनेस को, मार्केट को लॉन्ग रन में रखिए, लंबी समय के लिए आप बना करके रखिए, आप अपनी कंपनी को लंबी समय की स्ट्रेटेजी को फॉलो करवाइए। इससे क्या होगा, और एक एडम स्मिथ करके कोई था जो कि बोलता है कि एक मार्केट में, मतलब उसी क्लासिकल थ्योरी में, कि मार्केट में जो है वो एक इनविजिबल हैंड है जो कि समय समय पर आकर के वो मार्केट में इक्विलिब्रियम की स्थिति, मतलब सामान्यता की स्थिति बना देता है। मतलब एम्प्लॉयमेंट और इनकम दोनों को इक्वल कर देता है, एक समय आता है, इनके द्वारा कहा गया। तो अब देखिए शॉर्ट रन में क्या होता है कि अमाउंट ऑफ कैपिटल, मतलब पूंजी की जो कीमत है, मतलब पूंजी, साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड लेबर फोर्स, मतलब जो जितने लोग कामगार हैं, टेक्नोलॉजी, इफिशियंसी ऑफ लेबर मतलब एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन इनकम, डू नॉट चेंज। मतलब इसमें जो है शॉर्ट रन में नहीं आपके पूंजी चेंज होंगे, नहीं आपके जो कामगार आप रख रहे हैं उसमें बदलाव हो सकता है, नहीं टेक्नोलॉजी में बदलाव होगा। ये तब बदलाव होगा जब एग्रीगेट डिमांड आप जब शिफ्ट कीजिएगा, तब आपका ये जो है शॉर्ट रन में आपको ये एग्रीगेट सप्लाई जो है वो, उसको आप देखिएगा कि इसमें बढ़त हो रही है। तो शॉर्ट रन में अमाउंट ऑफ कैपिटल, साइज ऑफ पॉपुलेशन, लेबर फोर्स, टेक्नोलॉजी, इफिशियंसी ऑफ लेबर, यूटीसी डू नॉट चेंज, ये एकदम कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट मतलब जो कि चेंज नहीं होता है, और वेरिएबल मतलब तो चेंज हो ही जाता है। समस्या आ जाती है, थोड़ा थोड़ा घबराने की बात नहीं है। प्राइस एंड वेजेस आर नॉट फ्लेक्सिबल, तो वहां क्लासिकल थ्योरी में कहा गया कि प्राइस और वेजेस जो है वो फ्लेक्सिबल है, मतलब बढ़ घट सकता है, लेकिन यहाँ बोला गया कि प्राइस और वेजेस बिल्कुल नहीं बढ़ना घटना चाहिए, नहीं बढ़ घट सकता। फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ नेचुरल फिनोमेना, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कैन एग्जिस्ट। तो फुल जो पूरा रोजगार है वो कभी नहीं ये नेचुरल फिनोमेना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम के स्टेट में जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट भी, मतलब कुछ समय के लिए काम मतलब जो कर रहा है, मतलब आपका जो रोजगार है वो परमानेंट नहीं है, लेकिन रोजगार तो है ना, तो ये एग्जिस्ट करता है मार्केट में सामान्यता बनाने के लिए, समानता बनाने के लिए। तो अब ग्राफ है, जो कि ग्राफ जो है इस वीडियो के अंत में आप देख ही लीजिएगा। इफेक्टिव डिमांड का डेफिनेशन है, इफेक्टिव डिमांड इज दैट aggregate price which becomes effective because it's equal to the aggregate to supply price and represent a शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। तो एक शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम को ये मेंटेन करता है। इफेक्टिव डिमांड मतलब ये कि ऐसा डिमांड जबकि आपका एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जो है वो फिक्स हो जाए, उसी को कहते हैं इफेक्टिव डिमांड। अब देखेंगे हम कि एग्रीगेट सप्लाई कैन नॉट चेंज। तो एग्रीगेट सप्लाई तो हम लोगों ने देख ही लिया कि ये चेंज नहीं होता है, ये बिल्कुल कांस्टेंट है, मतलब जिसमें कि लेबर, पॉपुलेशन और कैपिटल जो आ रहा था वो सब कभी बदल नहीं सकता है। लेकिन जब आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाते हैं, तब जो है आपका एग्रीगेट सप्लाई में एक शिफ्टिंग देखने को मिलती है, और इसी पर एग्रीगेट डिमांड के ऊपर ये निर्भर करता है एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट डिमांड को कैसे शिफ्ट किया जाता है, मतलब डिमांड आप कैसे बढ़ाइएगा मार्केट में। तो डिमांड बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत है कंजप्शन की और इन्वेस्टमेंट की। कंजप्शन चूंकि चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि कंजप्शन जो है वो आपके इनकम पर डिपेंड करता है, और इनकम जो है वो इंप्लॉयमेंट पर डिपेंड करता है। और इनकम एक और चीज पर डिपेंड करता है कि आप खर्च कितना करना चाह रहे हैं, मतलब कंपनी का ओनर खर्च कितना करना चाह रहा है अपने फायदे में से। तो ये स्टेबल रहता है शॉर्ट टर्म में, ये एकदम स्टेबल रहता है अपने शॉर्ट टर्म में। लेकिन अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट तब ना होगा जब रेट ऑफ, देखिए क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या कहा गया था, तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो है उसमें यह कहा गया कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, मतलब ब्याज आप कितना लगा कर रखे हैं। मान लीजिए यदि कोई 20% के रेट पर इन्वेस्ट कर रहा है, जब तक कि उनको रिटर्न 25% नहीं आएगा तब तक वो क्यों अपना पैसा लगाएंगे, क्यों माथा पच्ची अपना पैसा लगा करके करेंगे। तो मान लीजिए आप यदि 10 रुपया किसी को दे रहे हैं और उससे यदि 12 रुपया नहीं आ रहा है, और आपका दोस्त वगैरह कोई नहीं है, दोस्त होता है तो एक मदद होता है, तो दोस्त से तो नहीं लेना चाहिए सूद पे और ब्याज पे पैसा, यदि आपके पास है तो आप दीजिए, नहीं है तो कब तक तो कोई बात ही नहीं, तब तो जय श्री राम। तो तभी वो अपना मतलब इन्वेस्ट करेगा ना जब इसका रिटर्न जो है वो उससे ज्यादा मिले, रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा जब तक इसका
रिटर्न नहीं रहेगा तब तक ये क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये तो क्लासिकल थ्योरी में सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात की गई थी, लेकिन मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल के बारे में ये काइन साहब बात करते हैं। तो काइन साहब काइनेशियन थ्योरी में कौन कौन सी बातें की गई, तो एक तो इन्वेस्टमेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिपेंड करता है, साथ ही साथ मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल भी निर्भर करता है। तो क्लासिकल थ्योरी में सिर्फ इंटरेस्ट के बारे में बात की गई थी, और इसमें मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल के बारे में नहीं, वो जो 22 रुपया और 25 रुपया मैंने बताया वो सब बातें नहीं इसमें की गई थी। तो मार्जिनल इफिशियंसी में होता है कि जब इन्वेस्टर कोई आ रहा है तो वो ये देख रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमको रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज्यादा मिल रहा है या नहीं। यदि 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस कंपनी में घुसने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, तो जरूरी है कि 25% जो है उनको वापस मिलना चाहिए। इट मीन कि 5% का बेनिफिट उनको, मार्जिन उनको मिलना चाहिए। सपोज कि 20% के इंटरेस्ट पर वो इन्वेस्ट करता है पैसा, ओके, और उनको रिटर्न जो है वो 10% मिल रहा है, तो क्या आप कीजिएगा? बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो इसीलिए जरूरी है कि रेट ऑफ रिटर्न जो है वो इन्वेस्टमेंट से, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा हो, तभी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा। अब उस समय क्या हुआ था, हमारे पूरे जो मंदी आई थी पूरी दुनिया में, उस समय पेसिमिज्म का दौर आ गया था। मतलब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना ही नहीं चाह रहा था, निराशावाद, घोर निराशावाद उनमें आ गई थी। मतलब वो सोच रहे थे यदि हम इन्वेस्ट करेंगे कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, इसीलिए वो इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे। तो काइन साहब से पूछा गया कि क्यों निराशावाद की स्थिति उत्पन्न हुई मार्केट में, जो कि इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा है पैसा। तो इनके द्वारा बताया गया कि देखिए इसका तो कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, ये तो वही बता सकते हैं कि वो क्यों नहीं अपना इंटरेस्ट, मतलब क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन इसके बहुत सारे कारण थोड़े बहुत गिनाए गए कि हो सकता है कि उनके मन में ये आ गया हो कि पैसा डूब जाएगा, एनिमल स्पिरिट इसको कहते हैं, या फिर बैड थिंग आ गया होगा मार्केट में। तो इस स्थिति में क्या होता है कि किसको आना पड़ता है, सरकार को यहाँ पर आकर के खड़ा होना पड़ता है कि चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है, हम तुमको पैसा देंगे। इन्वेस्टर नहीं दे रहा है तो क्या होगा, लेकिन मंदी नहीं आना चाहिए, क्योंकि सरकार को भी फायदा है कि सरकार देश चला रही है, तो सरकार कभी सोचेगी कि देश में मंदी आ जाए, उसको तो खुद टेंशन है कि मंदी से कैसे निपटना है। इसीलिए प्राइवेट कंपनियों का ये सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि ले जाओ मेरे से लोन पे पैसा, हम कम ही इंटरेस्ट लेंगे, मतलब बैंक के द्वारा पैसा दिलवा दिया जाता है। और काइन साहब जो सबसे बड़ा बात बोले कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, मतलब डिमांड जब होगा तभी सप्लाई होगा, ये कहा गया काइनेशियन थ्योरी में। यही है पूरा पूरा काइनेशियन थ्योरी का बातचीत। और आशा करते हैं कि काइनेशियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को आप समझे होंगे और इसको आप अच्छे से वहां मतलब एग्जाम में लिख पाएंगे। और साथ ही साथ जो वो ग्राफ मैंने दे रखा है इस वीडियो में, उसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। और यदि आप उस ग्राफ को ड्रॉ कर देते हैं तो आपका तो नंबर एकदम पक्का ही है कि पूरा का पूरा आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सब्सिडरी को भी दोस्तों बहुत अच्छे से लेना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ पासिंग नंबर लेते आए हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब्सिडरी को यदि आप यहाँ बूस्ट करके चलते हैं तो आपके आने वाले जो कंपटीशन का जो दौर है इस समय, कंपटीशन में भी आपको हेल्प होता है यदि आप पढ़ लेते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन के सिलेबस में देखिए बहुत सी चीजें दी गई है जो कि आपकी कंपटीशन से भी रिलेवेंट है। और ये काइनेशियन थ्योरी वाला कंटेंट जो है ये सिर्फ और सिर्फ तिलका मांझी स्टूडेंट, मतलब तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बीए पार्ट 2 के सब्सिडरी के लिए सिर्फ नहीं है, साथ ही साथ उन तमाम लोगों के लिए है जो लोग की किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनके भी कंपटीशन में काइनेशियन थ्योरी से सवाल पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्राफ को, जिसकी एग्रीगेट प्राइस कर्व, एग्रीगेट प्राइस कर्व जो है वो देख लेंगे, जिसमें कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात होगी, एग्रीगेट सप्लाई की बात होगी। ओके, तो डिमांड मतलब तो जानते हैं कि मांग, और एग्रीगेट मतलब क्या होता है, समग्र। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए चिंता नहीं करना है। तो समग्र मांग और समग्र सप्लाई, सप्लाई का क्या होता है हिंदी, तो आपूर्ति होता है, आपूर्ति। इसका देख लीजिएगा स्पेलिंग जो भी हो। तो हम लोग अब ग्राफ खींचेंगे। ओके, तो ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार हो कि आपको दिख रहा हो सब कुछ। तो इसका जो ग्राफ है ये नीचे लिख देंगे एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ जो है रिसिप्ट कितना आ रहा है दर। मान लीजिए कि हम एन नंबर ऑफ एम्प्लॉय को अपने घर, अपने कंपनी में काम दे रहे हैं, तो ये किस पे डिपेंड होगा कि ये हमारे इनकम पर डिपेंड होगा। एम्प्लॉयमेंट जो है वो इनकम पे डिपेंड होगा ना। अब हमारा यदि मान लीजिए कि 50 रुपया मतलब हमारे कंपनी का कैपेसिटी है, तो 50 रुपए में ही हम चाहेंगे ना कि कितना हम रख सकते हैं लेबर को, तो उसी हिसाब से। तो ये काइंस का काइनेशियन थ्योरी है और इसी के ऊपर ये ग्राफ को हम बनाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए
सबसे पहले एग्रीगेट सप्लाई का हम कर्व बना लेते हैं, मतलब ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ लिखिएगा ए एस, ये क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो आपका कभी नहीं बदलता है। तो यहाँ पर जो है क्या है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इम्प्लॉय जो रखा गया है एन नंबर का, तो वो इतना जो है, इतना इनकम होने के बाद ही हम इतना लेबर को रख पा रहे हैं। अब मान लीजिए कि हमको N1 एम्प्लॉय को बढ़ाना हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ हमारा I2 मतलब इनकम हमारा भी इंक्रीज होगा, इनकम भी इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी हम इसको रख सकते हैं। अब देख लेते हैं एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई, समग्र मांग का एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इसको क्या कहेंगे? एडी कहेंगे। एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग। तो ये देखिए, ये जब तक इतना डिफरेंस रहेगा, मतलब इतना जब तक डिफरेंस रहेगा, इतना जब तक डिफरेंस रहेगा, तभी तक हम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं, तभी तक हम मजदूरों को रख सकते हैं। मजदूर ही कहेंगे, मजदूरों को तभी तक रख सकते हैं सर, जब तक कि एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के बीच में अंतर हो। इट मीन्स कि एडी इज ग्रेटर देन एएस हो, मतलब कि एग्रीगेट डिमांड जो है, समग्र मांग जो है, समग्र मांग और समग्र आपूर्ति के बीच में अंतर हो, समग्र आपूर्ति और समग्र के बीच में अंतर हो, जिसमें कि समग्र मांग ज्यादा हो। ओके, अब देखिए, जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगा तब तक आप कैसे सप्लाई बढ़ाइएगा? डिमांड जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक आप सप्लाई कैसे बढ़ाइएगा? जिसमें कि एक क्लासिकल थ्योरी आई थी, उसमें सेज लॉ था, तो उसमें कहा गया था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। मतलब आप सामान बना के धर दीजिए, एकदम थाक सामान बना के रख दिए हैं। मान लीजिए कि कहीं मेला लगा हुआ है, तो हम कुछ नहीं देखेंगे कि मेला में मुरब्बा खाएगा कि पेड़ा खाएगा कि टिकरी खाएगा। बस मेरा दिमाग सठिया गया है, हम सीधा सीधा मुरब्बे सिर्फ बना दिए, बहुत सारा मुरब्बा बना दिए। अब यदि हम मुरब्बा मुरब्बा ही ज्यादा बना दिए हैं, मुरब्बा ज्यादा बना दिए हैं, और यहाँ डिमांड जो है, मुरब्बा लेने वाले का जो डिमांड है वो बहुत कम है, तो ये जो है, ये जो इस तरह का हम एरो दिए हैं ऊपर और नीचे वाला, ये शॉर्ट टर्म में लेस और हाई कहा जाता है इसको, या इंक्रीज और डिक्रीज का ये सिंबल है। ओके, तो ये घबराने की बात नहीं है। जब आप किसी बड़े कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उस वक्त इस तरह के सिंबल को यूज किया जाता है, ताकि हमारा समय ज्यादा ना व्यर्थ हो। तो मुरब्बा की जो बढ़त हो गई, बिना सोचे समझे हम बढ़ा दिए, और डिमांड जो है उसका है ही नहीं, और हम कह रहे हैं कि हम मुरब्बा बनाएंगे, डिमांड तो अपने बढ़ेगा। तो ये किसका कहना था? ये क्लासिकल थ्योरी का कहना था। लेकिन हम जो ग्राफ बना रहे हैं, क्लासिकल थ्योरी का विपरीत बना रहे हैं। क्लासिकल थ्योरी जब फेल हो गया, तब काइंस साहब आए काइनेशियन थ्योरी लेकर के, और उनके द्वारा ही बताया गया कि डिमांड क्रिएट्स ऑन इट्स सप्लाई, मतलब डिमांड जैसे बढ़ेगा। अब देखिए, मार्केट में अभी जरूरत किस चीज की पड़ रही है? मोबाइल की, या मान लीजिए रिचार्ज की। तो रिचार्ज की जब डिमांड बढ़ रही है, तो बहुत ऐसी कंपनी होगी, अब जियो का रिचार्ज इंक्रीज हो गया, कुछ कंपनी चाहेगा कि चलो भैया हम जल्दी जल्दी मार्केट जाते हैं, अब मार्केट में अपना जो नेटवर्क है उसको हम सप्लाई करते हैं, अपना नेट सप्लाई करेंगे, कम पैसा में सप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ डिमांड जो है वो डिमांड बढ़ रहा है ना, डिमांड बढ़ रहा है तो सप्लाई अपने आप बढ़ना है। जैसे बीएसएनएल अभी खड़ी होगी, सरकार भी उसमें इन्वेस्टमेंट करने लगी, सरकार का भी इंटरवेंशन हो गया। उसी प्रकार से ये काइन साहब ने कहा कि जो ये क्लासिकल थ्योरी में बताया गया है वो बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, सप्लाई होगा तो डिमांड होना लाजमी है, ये तो मार्केट का रूल ही है। तो उसी तरह इस ग्राफ में बताया गया कि तब तक जो है हम इंप्लॉय को जनरेट कर सकते हैं, इंप्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, मतलब रोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं, मजदूरों की नियुक्ति तब तक हम कर सकते हैं अपने कंपनी में, जब तक कि हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो। मतलब डिमांड बढ़ेगा, अब बनाने वाले की जरूरत तो पड़ेगी, इसलिए तब तक हम नियुक्ति करेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ना हम एग्रीगेट डिमांड जब मेरा फिक्स हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड देखिए यहाँ फिक्स हो गया है, मतलब एग्रीगेट डिमांड जो है हमारा ये फिक्स हो गया है, और एक समय ऐसा आएगा जब हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है वो फिक्स आ जाएगा, मतलब आपको 10 मोबाइल ही बनाना है तो 10 ही मोबाइल बनाना है। तो उस स्थिति में हमारा जो ये इंप्लॉयमेंट वाला जो ग्राफ है वो भी हमारा फिक्स हो जाएगा सर, मतलब इसके बाद हम इंप्लॉयमेंट को एक भी को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मेरा ये फिक्स हो गया। अब मान लीजिए कि मेरे पास 300 रुपया है और मजदूरी का भी रेट चल रहा है 300 रुपया, लेकिन मेरे पास 300 रुपया ही है, और हम चाह रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि 2 दिन काम करवाएं,
2 दिन काम करवाए, तो क्या यह पॉसिबल है कि 300 रुपया में हम 2 दिन काम करवा सकते हैं? नहीं, एक ही दिन काम होगा। और ये नहीं सोचेगा कि आप दोबारा किसी से मांग लीजिएगा या कल आपको पैसा नहीं होगा, क्या बाद में दे दीजिएगा। यहाँ बाद और पहले वाला देने की समस्या नहीं है। जिस प्रकार से आप बैंक में देखते हैं कि जब लेंडर से पैसा लिया जाता है, लेंडर से मतलब आप यदि पैसा जमा करने जाते हैं तो आप क्या सोच करके बैंक पैसा जमा करने जाते हैं कि जब हम बैंक जाएंगे तब हम पैसा अपना ले सकते हैं। तो इसीलिए आरबीआई का ये रूल है कि 18% आपको हमेशा अपने बैंक में रखना है पैसा। मतलब कि 18% एज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखिए, सोना खरीद के रखिए, तांबा खरीद के रखिए, जो भी खरीदना है, लेकिन ये 18% रखिए, क्योंकि डिपॉजिटर जब भी आएगा तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा। ये नहीं कि उसको टला दीजिएगा, कह दीजिएगा कि फलनमा को हम दिए हैं लोन पे भी पैसा, वो जब देगा ना तब हम आपको लौटा देंगे, मतलब आप जितना निकालना चाहिए निकालिएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ भी है। अब 300 रुपया मेरे पास है तो हम 2 दिन का काम नहीं दे सकते, हम एक ही दिन का काम दे सकते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? इफेक्टिव डिमांड, इसी को कहा जाता है। ईडी हम लिख रहे हैं, अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं समझ लीजिएगा। ईडी मतलब होता है इफेक्टिव डिमांड, प्रभावशाली मांग इसको कह सकते हैं, या प्रभावी मांग कह सकते हैं हिंदी में। तो इसी समय तक हम क्या कर सकते हैं? तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं जब तक कि हमारा एग्रीगेट सप्लाई जो है एग्रीगेट डिमांड को फिक्स नहीं कर लेता है। उसके बाद एक मसला ये भी आता है, ये देखिए यहाँ से वर्टिकल हो गया है एम्प्लॉयमेंट वाला ये जो ग्राफ है, एग्रीगेट सप्लाई वाला, और यहाँ देखिए एम्प्लॉयमेंट तो अभी भी है, मतलब इसमें तो अभी एम्प्लॉयमेंट चल ही रहा है, मतलब बेरोजगारों की संख्या तो है ही ना, अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट लोग तो है ही। अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट ऐसा होता है जिसका काम की निश्चित ना हो, लिमिटेड उनका नहीं हो, मतलब कभी भी उनको हटाया जा सकता है। तो ये जो इतना दूर का जो ग्राफ हुआ इसको कहेंगे इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो इनवॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ कि यहाँ मजदूर तो है, आपके घर काम चल रहा है, लेकिन आपकी जो डिमांड है वो है कि 4 ही मजदूर, लेकिन आ गया है 10। तो यहाँ मजदूर सब है, सबको तो इक्वल ही पावर है ना, मतलब अच्छे से सब लोग को काम करना आता होगा, ईटा बालू गिट्टी सबको उठाना आता ही होगा। तो लेकिन अब क्या कर रहे हैं, आपका जो ये एग्रीगेट सप्लाई है और एग्रीगेट डिमांड जो है वो दोनों मीट कर गया है। अब मीट कर गया है तो इससे आगे आप रख ही नहीं सकते हैं, ये आपकी मजबूरी है। तो इसको कहा जाता है अन इनवॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट, मतलब 4 का आपको जरूरत है, 10 आ गया था, तो 6 जो बचा हुआ है हम उसको कहेंगे क्या? इनवॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट उसको कह देंगे, इनवॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट या साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट उसको कह देंगे। तो यही टोटल कहानी है किसका? तो आपके इस काइंस साहब के ग्राफ का। तो इफेक्टिव डिमांड का डेफिनेशन लिख देते हैं सर। इफेक्टिव डिमांड का, जो भी इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं उनके लिए हम लिख रहे हैं, आप हिंदी भी, तो हिंदी तो मैंने बता ही दिया कि इफेक्टिव डिमांड उसको कहते हैं जब एग्रीगेट सप्लाई जो है, मतलब समग्र मांग और समग्र आपूर्ति जो है वो आपस में मीट कर लेती है, मतलब इक्वलिटी, मार्केट इक्विलिब्रियम के स्टेट पर आ जाता है, तब जो है ये इफेक्टिव डिमांड, उसी को कहते हैं। इफेक्टिव डिमांड इज दैट काइंड ऑफ, is that aggregate demand, effective demand is that aggregate demand, या फिर प्राइस भी कह सकते हैं, प्राइस which is equal to the aggregate supply, aggregate supply। और ये इसको शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के अंतर्गत रखा गया है। और जैसा कि आप क्लासिकल थ्योरी में देखे होंगे कि लॉन्ग रन में कहा गया था कि मार्केट में इन्फ्लेशन तब नहीं आ सकता है, मतलब मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम के स्टेट को मेंटेन रख सकती है। लेकिन ये तब फॉल्स हो गया जब 1930 ईस्वी में एक ग्रेट इन्फ्लेशन आया था पूरे वर्ल्ड में। मतलब इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? महंगाई। तो पूरे वर्ल्ड में जब ये ग्रेट इन्फ्लेशन आया था, इवन कि अमेरिका जो है वर्ल्ड वॉर 2 में पैसा दिया था किसको? जर्मनी को, क्योंकि जर्मनी हार गया था। लेकिन जर्मनी के पास पैसा नहीं था। जर्मनी जब फ्रांस से संधि किया था तो इसकी वो हालत कर दी गई थी जर्मनी की कि वो अपना सारा कोयला, सारा मिलिट्री वो स्टैंड नहीं कर सकता है, तमाम तरीके के बैन लगा दिए गए थे, और हाई लोन, मतलब सारा वॉर का जो खर्च था इसके ऊपर थोप दिया था जर्मनी के ऊपर। अब अमेरिका तो होशियार है, ये क्या करने गया? चलो हमसे लोन ले लो, और लोन लेकर के फ्रांस को दे दो। तो अमेरिका तो उसने होशियारी के कारण दे दिया लोन, अमेरिका जो है होशियारी के कारण अपना लोन दे दिया। लेकिन हुआ क्या? वही होना था जो मंजूर खुदा था, वही हुआ जो मंजूर खुदा था। मतलब अब इन्फ्लेशन आ गया, अब गरीबी इसके यहाँ इतनी आ गई कि रोटी के लिए खुद अमेरिका तरसने लगा। तो अब ये जर्मनी को पैसा दिया था, अब तो आप जिसको पैसा देंगे, आपका यदि कंगाली आ गया था, आप किसी तरह मांगिएगा ही, डर दिखा करके मांगिए, या लाठी चला के मांगिए, या भाला चला के मांगिए। तो ये अमेरिका जो है वो चल गया किसके पास? तो जर्मनी के पास। बोला कि हम जो तुमको पैसा दिए थे लोन देने के लिए, मतलब लोन जो दिए थे तुमको फ्रांस को भरपाई करने के लिए वॉर का खर्चा, वो हमको भैया वापस कर दो, क्योंकि मेरे यहाँ खुद मंदी आ गया है। तो हम अपने जनता को पोसे पाले कि
तुमको लोन पे लगा के रखे पैसा, तो फिर इसकी वो हालत हो गई थी। तो वो बहुत ग्रेट इन्फ्लेशन था जिसमें कि 50% रिसेशन जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड में आ गया था। रिसेशन मतलब होता है मंदी, और 15% जो है वर्ल्ड वाइड जीडीपी में कमी आ गई थी। अब जीडीपी बोलिएगा क्या होगा, तो जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर सकल घरेलू उत्पाद। तो वो हम नेशनल इनकम में डिस्कस करेंगे कि जीडीपी क्या होता है, एनपीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, उन तमाम चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये जो है वो आपके ये जो है वो आपके 10 नंबर के लिए टीएमयू में ये 10 नंबर के लिए ये क्वेश्चन होने वाला है। और आप यदि इस ग्राफ को समझ लिए हैं तो आपका 10 नंबर तय है। आप ये ग्राफ बना दीजिएगा, इससे टीएमयू के जो प्रोफेसर महोदय लोग हैं वो काफी आपसे खुश होंगे। और इसके बाद लैंग्वेज भी लिखना, ये नहीं कि ये लिख दिए और बस हो गया, लैंग्वेज भी अच्छे से लिख दीजिए। जितना भी मैंने बताया वो सब एकदम बुलेट पॉइंट था और उसको लिख देना है जाकर के। और इसके आगे वाला जो भाग है, मतलब ये तो ये आपके वीडियो में जो है वो हम समझाने के लिए बताए आपको ये चीज, और ये ऐड कर दिया जाएगा आपके वीडियो में। और हम जो उससे पहले बताएंगे काइनेसियन थ्योरी क्या था, उसका प्रिंसिपल क्या था, वो सब जो बताएंगे वो सब तो खैर लिखना ही है। ये नहीं कि इसी को सर छाप दिए और बोल दिए हो गया 10 नंबर का लिख लिया, तो वो नहीं हो पाएगा। तो इतना है, ग्राफ आप समझ लिए होंगे। और अब देखिएगा पहले का वीडियो।